2019 का एक साधारण सा शुक्रवार की शाम थी। काम से निकलने के बाद वकील कैशी अपनी सास चांगजी के घर पहुंची ताकि हर हफ्ते होने वाले पारिवारिक रात्रिभोज की तैयारी में मदद कर सके। कैशी और उसके पति श्यांगताई कॉलेज के समय के सहपाठी थे। शादी के बाद इस डर से कि सास ससुर के साथ रहने से आदतों के टकराव के कारण झगड़े हो सकते हैं, दोनों ने अलग से घर खरीद कर रहना शुरू किया। लेकिन चूंकि श्यांगताई के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसीलिए हर शुक्रवार की रात कैशी और श्यांगताई सास चांगजी के घर जाते और उनके साथ खाना खाते। उस रात भी यह साप्ताहिक परंपरा जारी थी। रात का खाना तैयार करते समय सास चांगजी बार बार कैशी को समझाती रही कि वह नौकरी छोड़कर घर पर रहे, बच्चा पैदा करने की तैयारी करे और पति का ख्याल रखे ताकि एक आदर्श पत्नी बन सके। चांगजी खुद जीवन भर गृहिणी रही थी और उनका मानना था कि औरत का असली काम पति बच्चों की देखभाल और घर गृहस्थी संभालना है। इसी वजह से वह महत्वाकांक्षी कैशी से मन ही मन नाराज रहती थी और अक्सर शुक्रवार के खाने के बहाने उसे नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालती थी। कैशी को उनकी यह सोच बेहद पुरानी और परेशान करने वाली लगती थी, लेकिन उसने कभी सीधे बहस नहीं की। हर बार बस हल्की सी झेपी हुई मुस्कान देकर बात टाल दी। मगर कैशी को क्या पता था, यही मुस्कान उसके लिए मौत का कारण बन जाएगी। अगले दिन दोपहर में टोक्यो पुलिस को एक फोन आया। फोन करने वाली और कोई नहीं बल्कि कैशी की सास चांगजी थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहू कैशी अचानक गायब हो गई है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि पिछली शाम जब दोनों रात का खाना बना रही थीं, तो अचानक उन्हें ध्यान आया कि बेटे श्यांगताई की पसंदीदा डिश कद्दू घर में नहीं है। इसलिए उन्होंने कैशी को कद्दू लाने बाहर भेजा, लेकिन कैशी बाहर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। रात को जब श्यांगताई काम से घर पहुंचा तो उसने पत्नी को फोन करने की कोशिश की, मगर कैशी का मोबाइल बंद था। पहले तो श्यांगताई ने सोचा कि शायद कंपनी से अचानक ओवरटाइम का बुलावा आ गया होगा। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन जब सुबह तक पत्नी घर नहीं लौटी तो वह घबरा गया और कंपनी जाकर पूछताछ की। वहां से पता चला कि कंपनी ने कल उसे किसी भी तरह का ओवरटाइम करने के लिए नहीं बुलाया था। मामले की जांच की जिम्मेदारी टोक्यो पुलिस की महिला इंस्पेक्टर योशी को दी गई। उन्होंने तुरंत इमारत के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैशी के बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं मिला। शक हुआ कि शायद वह बिना कैमरे वाले सीढ़ियों से नीचे उतरी, मगर इमारत के बाहर और आसपास लगे कैमरों में भी उसका कोई अता पता नहीं था, मानो वह हवा में गायब हो गई। हालांकि आधी रात करीब 12 बजे बिल्डिंग के मुख्य गेट के कैमरे में एक संदिग्ध शख्स दिखा। वह आदमी मास्क, टोपी और दस्ताने पहने हुए था और बहुत बड़ी सी ट्रॉली बैग खींचते हुए बाहर जा रहा था। चेहरा तो साफ नहीं दिखा, मगर चांगजी को लगा कि उसकी शक्ल कहीं देखी जानी सी है। उन्हें याद आया कि लगभग 1 महीने पहले जब वह बेटे बहू के घर सफाई करने गई थी, उन्होंने एक आदमी को घर के पास टोह लेते देखा था और अब उस शख्स का हुलिया ट्रॉली खींचते हुए दिखे आदमी से काफी मिलता जुलता था। इसके अलावा चांगजी ने पुलिस को यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने कई बार बहू कैशी को मोबाइल पर हंसते और शर्माते देखा था। कुछ दिन पहले बेटे श्यांगताई ने भी उन्हें बताया था कि 2 महीने से कैशी अक्सर देर रात तक ऑफिस रुकती है और घर लौटते वक्त उसके शरीर से हमेशा किसी और तरह के शॉवर जेल की खुशबू आती है, मानो वह कहीं और नहा कर आई हो। इन बातों से चांगजी को शक हुआ कि बहू का किसी से अफेयर चल रहा है और शायद उसी प्रेमी ने उसका पीछा किया, उसे मार डाला और लाश को बैग में भर कर ले गया। इंस्पेक्टर योशी ने यह सुनकर फिर से इलाके के सीसीटीवी की गहराई से जांच करवाई। पता चला कि उसी रात वह संदिग्ध आदमी उस बड़े बैग को कार में लोड करके कार चलाकर ऐसे इलाके की तरफ गया जहां कैमरे बहुत कम लगे हुए थे। फिलहाल पुलिस के पास इस बात का कोई सुराग नहीं था कि बैग और उस शख्स का आगे क्या हुआ। संदिग्ध व्यक्ति के अंतिम ठिकाने का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी से उसकी कार का नंबर प्लेट जरूर पकड़ लिया। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि वह कार एक रेंटल कंपनी से ली गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि कार किराए पर लेने वाले का नाम कोई और नहीं बल्कि कैशी की सास चांगजी था। इसके बाद जब पुलिस ने हाईवे पर लगे स्पीड कैमरों की फुटेज खंगाली तो उनमें से एक कैमरे ने उस संदिग्ध पुरुष का चेहरा साफ साफ कैद कर नतीजा यह निकला कि वह कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि जानबूझकर मर्द का भेष धरे चांगजी ही थी। इधर इंस्पेक्टर योशी जब कैशी और उसके पति श्यांगताई के रिश्ते की पड़ताल कर रही थीं, तो उन्हें एक और सच्चाई का पता चला। अवैध संबंध कैशी का नहीं बल्कि श्यांगताई का था। वह अपनी ही खूबसूरत महिला सहकर्मी के साथ अफेयर में था और कंपनी में यह राज अब छुपा नहीं था। हालांकि यह साफ नहीं था कि मां चांगजी को बेटे के इस रिश्ते के बारे में पता था या नहीं। खैर, चाहे उसे पता हो या न हो, कैशी की गुमशुदगी में चांगजी का रोल साफ नजर आ रहा था। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह पूरी तरह शांत और संयत बनी रही। उसने माना कि उस रात वह वाकई मर्द का वेश बनाकर एक बड़ा ट्रॉली बैग लेकर उपनगर गई थी, लेकिन उसका दावा था
कि उस बैग में सिर्फ पुराने कपड़े और कचरा था। चांगजी ने तर्क दिया कि टोक्यो में कचरा प्रबंधन बहुत सख्त है, अगर कोई नियम तोड़े तो भारी जुर्माना हो सकता है और उसे अपराध भी माना जाता है। इसलिए वह आधी रात को कार में कचरा लेकर बाहर गई ताकि चोरी छिपे उसे फेंक सके। और मर्द का भेष धारण करने का कारण रात में अकेली बूढ़ी औरत होने की वजह से सुरक्षा का डर था। पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब वे बताए गए पते पर पहुंचे और बैग खोला तो उसमें सचमुच सिर्फ पुराने कपड़े ही निकले, कोई लाश नहीं। मामला यहीं ठहर गया था कि अचानक कैशी का पति श्यांगताई पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। उसने दावा किया कि उसने ही पत्नी की हत्या की है, लेकिन जब पुलिस ने उससे हत्या का तरीका और लाश छुपाने की जगह पूछी तो वह अटकने लगा। काफी दबाव डालने पर उसने कबूल किया कि वह झूठा आत्मसमर्पण कर रहा है। असल में वह अपनी मां चांगजी को बचाने आया था। दरअसल श्यांगताई पहले से ही मां के अजीब व्यवहार को महसूस कर रहा था। उस रात जब वह ऑफिस से लौटकर मां के घर पहुंचा तो मां ने तुरंत उसे कद्दू का सूप परोसा। इससे साफ था कि मां का वह बयान कि कैशी कद्दू लेने बाहर गई थी पूरी तरह झूठ था। उसे यह भी पता था कि मां कभी भी अपनी बहू से खुश नहीं रही। इन सबको जोड़कर श्यांगताई को शक हुआ कि पत्नी को उसकी मां ने ही मारा है और मां के जीवन भर के पालन पोषण और बलिदान को याद करके वह उसके लिए जेल जाने को तैयार हो गया। लेकिन जब चांगजी को पता चला कि बेटा उसके लिए इल्जाम ले रहा है तो उसका हौसला टूट गया। उसने इंस्पेक्टर योशी को अपने घर बुलाया और पूरी सच्चाई बयां कर दी। असल में इस परिवार में पति, बेटा और बहू तीनों नामी विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे। सिर्फ चांगजी ही थी जो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गई थी। हाई स्कूल के बाद ही उसने शादी कर ली, घर गृहस्थी में लग गई और सालों तक सिर्फ पति और बेटे के इर्द गिर्द घूमती रही। पहले उसे इसमें कोई कमी नजर नहीं आती थी, लेकिन जब से कैशी इस घर में आई उसके मन में एक अजीब सी हीन भावना और जलन पनपने लगी। वह एक तरफ कैशी की आजादी और करियर से ईर्ष्या करती थी और दूसरी तरफ उसे नफरत भी करती थी कि वह काम में इतनी डूबी रहती है कि परिवार को अहमियत नहीं देती। सबसे बड़ा अपमान तब लगता जब वह कैशी को नौकरी छोड़ने की सलाह देती और कैशी हर बार बस हल्की सी मुस्कान देकर टाल दे। चांगजी के लिए यह मुस्कान महज टालना नहीं बल्कि तिरस्कार और अवमानना जैसी लगती थी। धीरे धीरे यह मुस्कान ही उसकी आंखों में झर बन गई। हत्या की रात हमेशा की तरह उसने कैशी को नौकरी छोड़ने की नसीहत दी। इस बार खुद को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए उसने कुछ पंडिताई शब्द और मुहावरे भी इस्तेमाल किए, मगर पढ़ाई कम होने के कारण कई जगह गलत उच्चारण और गलत मतलब कह बैठी। कैशी ने तुरंत उसे सुधारा और कहा, घर में आपस में बात करते हुए इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं। चांगजी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि बहू ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैशी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि उसका मकसद कभी भी सास को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उसके हिसाब से चांगजी जैसी औरत जिसने पूरी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी वास्तव में बहुत महान है और सम्मान की हकदार है। लेकिन उसने यह भी जोड़ा कि हर औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर चांगजी ने गृहिणी का रास्ता चुना तो यह उसका अधिकार है और कैशी ने करियर चुना तो यह उसका अधिकार है। फिर भी जब उसने बात खत्म की तो उसके चेहरे पर वही हल्की झेंपी हुई मुस्कान थी और यही मुस्कान चांगजी के लिए आखिरी चुभन बन गई। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसी गुस्से में उसने कैशी को जोर से धक्का दे दिया। कैशी का सिर दीवार से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए वह वहीं बेसुध पड़ी रही और तभी चांगजी ने गुस्से में वही बड़ा कद्दू जिसे वह सूप बनाने के लिए लाई थी बार बार अपनी बहू कैशी के सिर पर दे मारा। जैसे जैसे वार पड़ते गए उसकी बरसों की नफरत और दबा हुआ गुस्सा भी साथ साथ निकलता गया, जब तक कैशी पूरी तरह निश्चल नहीं हो गई। चांगजी ने वार करना नहीं छोड़ा। इसके बाद उसने बहू की लाश को एक बड़े ट्रॉली बैग में ठूंसकर पास वाले पड़ोसी के खाली पड़े घर में रखे फ्रिज में छुपा दिया। असल में वे पड़ोसी आधा साल पहले विदेश चले गए थे और जाते वक्त उन्होंने चांगजी को चाबी दी थी ताकि वह कभी कभार घर खोलकर खिड़कियां खोल दे और हवा आने दे। चांगजी की योजना थी पहले लाश को वहां छुपा ले और फिर जब हालात शांत हो जाए तब उसे बाहर ले जाकर दफना दे। लाश छुपाने के बाद वह अपने घर लौटी, खून के धब्बे साफ किए और उसी कद्दू को धोकर सूप बना दिया जिसे उसने हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। वही सूप उसने अपने बेटे श्यांगताई को परोसा। पुलिस को गुमराह करने के लिए चांगजी ने उसी रात एक कार किराए पर ली और जानबूझकर जंगल के इलाके में एक बैग भर पुराने कपड़े फेंक दिए। इसके बाद उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि बहू के किसी अफेयर वाले आदमी ने उसे मारकर ले गया, लेकिन बात उसके सोचे अनुसार नहीं चली। श्यांगताई ने बहुत जल्द ही मां के व्यवहार में गड़बड़ी महसूस की और पुलिस थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। चांगजी अपने बेटे को अपने लिए कुर्बान नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने आखिरकार अपना अपराध कबूल कर लिया और घर की चाबी पुलिस को सौंप दी। मगर जब इंस्पेक्टर योशी ने उस खाली घर का फ्रिज खोला तो उसमें कैशी की लाश नहीं मिली। असलियत यह थी कि उस रात कद्दू से वार लगने के बाद कैशी सिर्फ बेहोश हुई थी, मरी नहीं। होश आने पर वह बिना कैमरों वाले सीढ़ियों से निकलकर अस्पताल पहुंची और वहीं से पुलिस को कॉल किया।
कैशी और उसका पति दोनों वकील थे। कैशी जानती थी कि अगर वह सीधे सास पर हत्या का आरोप लगाएगी तो श्यांगताई जैसे वकील लोग कानून की चालाकियों का फायदा उठाकर इसे दुर्घटनावश चोट बना देंगे। इसीलिए उसने पुलिस के साथ मिलकर पूरा नकली नाटक रचा ताकि चांगजी से साफ साफ हत्या की स्वीकारोक्ति ली जा सके। उधर श्यांगताई का भी असली चेहरा सामने आया। उसका आत्मसमर्पण मां को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि मां पर दबाव डालने का तरीका था ताकि वह खुद गुनाह कबूल ले और उसे परेशानी न झेलनी पड़े। अगर वह सचमुच मां को बचाना चाहता तो बिना सही योजना और कहानी बनाए पुलिस के पास नहीं पहुंचता। आखिर जब सच्चाई सामने आई और चांगजी को बताया गया कि कैशी जिंदा है, तो उसने न कोई राहत महसूस की न कोई शर्म। उल्टा उसने पछतावा जताया कि काश मैंने कद्दू से 2-4 वार और किए होते तो वह सचमुच मर जाती। उसने यह भी ठंडेपन से कहा कि कद्दू को सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करना सबूत मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह जैविक ऑर्गेनिक कद्दू था और बहुत महंगा आया था। उसे फेंकना उसे बेकार लगता था। उसकी यह बेरहम और जहरीली सोच देखकर सैकड़ों केस सुलझा चुकी इंस्पेक्टर योशी तक के रोंगटे खड़े हो गए। जब पुलिस उसे ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी लंबे समय से विदेश में रह रहे उसके पति की घर वापसी हुई। मगर उसका पहला रिएक्शन न तो बहू की हालत के बारे में पूछना था और न पत्नी की जेल जाने पर दुख जताना, बल्कि उसने सबके सामने चांगजी को डांटा कि उसने यह सब करके पूरे परिवार की इज्जत पर बट्टा लगाया है। यह कहानी दरअसल जापानी हाई रेटेड क्राइम सीरीज इमरजेंसी इंटरोगेशन रूम के एक क्लासिक केस से ली गई है। इस सीरीज में कई ऐसे अपराध दिखाए गए हैं जो साधारण पारिवारिक कलह से जन्म लेते हैं, जैसे हमने पहले समझाए थे झूठ से भरी औरत और पत्नी का पहला प्यार वाले एपिसोड। अगर आपको इस तरह की कहानियों में दिलचस्पी है तो हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। हम आगे भी इस सीरीज के रोचक केस आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे केस का एक संक्षिप्त सारांश टाइमलाइन के रूप में बना दूं, जिसमें साफ दिखे कि शुरुआत से लेकर आखिर तक घटनाएं किस क्रम में हुई?